हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू, मतलब कि किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्ग के बीच का अंतर किसके बराबर होता है या बराबर होता है, और ऑप्शन हमें दिया गया है। तो इनके कहने का मतलब है कि अगर हम मान लें कि दो इंटीजर्स कौन है, एक ए है और उसका जस्ट बाद क्या होगा, a+1 होगा, यही होगा। अगर एक ए है तो इसके जस्ट बाद कौन होगा, a+1। तो हमें ऑप्शन दिया गया है कि भाई एक सम संख्या होगी, मतलब n इवन नंबर होगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया है दिए गए संख्या के अंतर के बराबर होगा, मतलब डिफरेंस ऑफ गिवन नंबर्स। जो भी नंबर इंटीजर्स लिया गया रहेगा उसमें अगर डिफरेंस करेंगे तो उसके बराबर आएगा। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि सम ऑफ गिवन नंबर्स, जो भी नंबर दिए गए हैं, हमने इंटीजर्स नंबर लिए हैं, उनको अगर जोड़ देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा उनके स्क्वायर का डिफरेंस। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि उनके किसी दो इंटीजर के कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा वो उन दिए गए इंटीजर के गुणनफल के बराबर होगा। ये बात हमसे बोली गई ऑप्शन नंबर डी में। तो आइए चेक करते हैं कि भाई कि इन चारों में से कौन सा आंसर हमारा होगा। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि पहला इंटीजर जो है वो a है, और इसके जस्ट बाद जो इंटीजर आएगा वो दूसरा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, a+1 होगी, क्योंकि जस्ट बाद देखिए 1 2 3 अगर कंटिन्यू लिखते रहेंगे तो एक के बाद एक ही इंटीजर तो आता रहता है, तो दूसरा क्या होगा कि a+1। तो अब हमसे जो कहा गया है कि भाई उन इंटीजर्स के स्क्वायर को आपस में क्या करना है, सेपरेट करना है। तो हमने पहले वाले की स्क्वायर दूसरे वाले की स्क्वायर करके पहले वाले को घटा दिया, और हमने देखा तो भाई होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a² + 1 + 2a - a²। अब हमने क्या किया, इसे कैंसिल आउट कर दिया यहां से, ये देखिए कैंसिल आउट कर दिया तो हमें क्या मिला, 2a+1। 2a को मैं क्या कर सकता हूं, ब्रेक कर सकता हूं, a+1। ये देखिए आपका दूसरे नंबर का इंटीजर, और ये क्या है, पहले नंबर का इंटीजर। इसका मतलब क्या निकल के आया कि अगर हम दो पूर्णांकों को, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को क्या करें, उनका स्क्वायर करें, उनका स्क्वायर अगर हम करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो उनकी जो वैल्यू आती है वो आती है कि उन इंटीजरों को अगर आप सम भी करेंगे तो उसके ही इक्वल आएगा। ये वैल्यू क्या है, इसके इक्वल है। तो इसका मतलब हमारे ऑप्शन में, हम ऑप्शन पे चलते हैं तो हमने देखा कि जो हमको ऑप्शन दिया गया है कि एक सम संख्या होगा, नहीं ये नहीं हो सकता। दूसरे बात का दिए गए संख्या के अंतर के बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमने देख लिया है कि वो कितना आ रहा है, a+1, मतलब उनके सम के बराबर। तो सम के बराबर होगा तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि निम्न दिए गए कथनों में से कौन गलत है। इस बार हमें क्या करना है, गलत सेंटेंस को चूज करना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी नेचुरल नंबर्स पूर्णांक होते हैं, मतलब इंटीजर होते हैं। तो क्या यह सही बात है? तो हाँ, सभी जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं, इंटीजर। देखिए एज ए एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं नेचुरल नंबर्स का, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ... इनफाइनाइट। तो इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सब के सब क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है हमसे सभी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, मतलब सभी नेचुरल नंबर्स रियल नंबर होते हैं। सभी नेचुरल नंबर्स रियल नंबर होते हैं। तो हमने पढ़ा है कि जितने भी रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के ही पार्ट्स कौन होते हैं,
नेचुरल नंबर्स होते हैं, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल संख्या नहीं हो सकती है। तो ये याद रखिएगा, तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि सभी वास्तविक संख्या मतलब ऑल रियल नंबर्स, परमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर, परमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर होती हैं। तो जितनी भी सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर्स होते हैं, सब के सब परमेय होते हैं। भाई ये गलत बात है, क्योंकि रियल नंबर में ही हमने पढ़ा था, रियल नंबर के ही दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर, यही पढ़ा था हमने। तो अब आप बताइए कि अगर रियल नंबर लिखा गया है तो रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी जितने भी रियल नंबर्स हैं सब के सब रेशनल नहीं होते हैं। तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? तो हमें नेक्स्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आइए हम चेक कर लेते हैं। तो कि सभी पूर्णांक मतलब ऑल इंटीजर्स परमीय संख्या मतलब रेशनल नंबर होते हैं। तो ये क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि इंटीजर्स जो होते हैं, सभी इंटीजर्स जो होते हैं वो एक परमेय संख्या होते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि भाई ये रेशनल नंबर कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। देखिए ध्यान से, तो एक होता है फ्रैक्शन और एक होता है क्या, इंटीजर। और इंटीजर किसका पार्ट है? रियल नंबर का ही। तो सारे जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक रेशनल नंबर होते हैं। यहां से क्लियर होता है। तो इसका मतलब क्या निकल के आया? इसका मतलब निकल के आया कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि किसी संख्या के, कोई एक संख्या है जिसके 4/5 और 45% के बीच का अंतर 56 है। कितना है? 56 है। तो उस संख्या का 65% कितना होगा? और ऑप्शन हमें दिया गया है 120, 104, 112 और इसमें से कोई नहीं। हमने मान लिया कि वो संख्या कितनी है? x। हमने क्या माना? वो संख्या कितनी है? x। तो प्रश्नानुसार क्या कहा गया है? प्रश्न के हिसाब से हमसे कहा गया है कि अगर x का 1/4 5 निकालिए, मतलब 4/5 निकालिए और उसमें से माइनस कर दीजिए कितना? x का 45%। x का 45% माइनस कर दीजिए तो कितना आता है? 56 आता है। ये क्वेश्चन हमें कहा गया है। तो हमने उससे इक्वेशन बना लिया। जो भी बातें बोली जाएं आप उसको क्या करिए, कॉपी पे इक्वेशन बना लीजिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो हमने सॉल्व किया 4x/5 माइनस इसे कैंसिल आउट करने के बाद कितना? 9x/20 इतना आ गया। ये देखिए 5 कर लें तो 5 करेंगे 9 आएगा और 5 करेंगे 20 आ जाएगा। तो 9x/20 इक्वल टू 56। जब हमने इसे सॉल्व किया, इसका मल्टीप्लीकेशन यहां किया तो 24 जा 80x माइनस 5 9 45x अपॉन कितना? 25 जा 100 इक्वल टू 56। फिर हमने कहा हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हमने इसे सॉल्व किया तो इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आया? 35 और 100 को मल्टीप्लाई हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखिए ऐसे करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 56 इंटू 100 और फिर यहां से हमने x की वैल्यू चाहिए 35 को ट्रांसफर कर दिया। तो इसे कैंसिल आउट कराने के बाद कितना आंसर आया? 160। कितना आया? 160 मतलब 160। और 160 आया, किसकी वैल्यू आई है? x की। और हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि भाई जो भी वैल्यू आ रही है x की या जो भी वो उस संख्या की जो भी वैल्यू आ रही है उसका हमें कितना बताना है? 65%। तो 65% निकालना पड़ेगा। ऐसा मत कभी करिएगा कि 160 पाते ही क्या करिए, ऑप्शन ढूंढने लगिए। ऑप्शन ढूंढा और हमें कुछ नहीं मिला तो ऑप्शन नंबर डी लगा दिया। नहीं, हमें 65 चाहिए। पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। तो 160 का 65% हम निकाल लेंगे। तो कितना आ गया कैंसिल आउट कराने के बाद? ये आ रहा है 104। और 104 कौन सा है? ऑप्शन हमारा बी। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या है? सही है। तो इस तरीके से भी फ्रैक्शन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है और हमसे बोला जा रहा है कि भाई कि यदि इफ n इज ए नेचुरल नंबर, यदि कहा जा रहा है हमसे कि भाई n क्या है? एक नेचुरल नंबर है एंड n इक्वल टू p1 पे पावर x1 इंटू p2 पे पावर x2 इंटू p3 पे पावर x3
where P1, P2, P3 are distinct prime factor। मतलब प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। P1, P2, P3 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तब कहा जा रहा है देन द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर फॉर n। तो मतलब कहा जा रहा है कि जो ये नंबर है n, ये जो नंबर n है, इसके पास कितने टोटल प्राइम फैक्टर हैं। तो एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रीड कर देता हूं। हमसे कहा जा रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है और n जो है दिया गया है n इक्वल टू P1 पावर x1 इंटू P2 पावर x2 इंटू P3 पावर x3, जहां P1 P2 क्या है, विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड है मतलब अभाज्य संख्याएं हैं सबकी सब। तो n के लिए अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, तो इस n के लिए अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम मान लेते हैं जो n दिया गया है वो n की वैल्यू कितनी है, 60। क्या मान लिया हमने, 60। अब हम 60 को क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। 60 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हमने किया 2, 30, 2, 15, 3, 5 और 5, 1। जब तक पूरा गुणनखंड ना हो जाए तब तक हमें देखिए 5, 15, 15, 30, 2, 60 इतना हो गया। तो हमने देखा तो ये क्या 2, 3 और 5 क्या है, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। और 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो हमने यहां देखा कि n की वैल्यू मतलब n इक्वल टू कितना आ गया ये, और इस पर हमने देखा कि 2 पे पावर कितना है 2 इंटू 3 पे पावर कितना है 1 और 5 पे पावर कितना है 1। तो हमसे कहा गया था, अब अगर अपने क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो ये P1, P2, P3 है, यहां से ध्यान से देखिए, इस पर अगर ध्यान से देखिए तो P1, P2, P3 ये क्या है, अभाज्य संख्या है। और अगर यहां एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए तो 2, 3, 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। और पावर है कितने 2, 1, 1 और यहाँ कितना x1, x2, x3। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें किसी गुणनखंड में गुणन के फॉर्म में हो, गुणनखंडों की संख्या को काउंट करना हो तो हम क्या करते हैं, उसके पावर को ऐड कर देते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं बोलूं 60 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो हम बोलेंगे 2 + 1 + 1 इक्वल टू मतलब 4। तो यहाँ पर 4 अभाज्य गुणनखंड हैं, किसके, 60 के 4 अभाज्य गुणनखंड हैं। यहां पर इसके फैक्टर की संख्या कितनी आ गई, फैक्टर कहने का मतलब यह है कि इसके प्राइम फैक्टर्स कितने, प्राइम फैक्टर्स की संख्या कितनी आ गई 4। तो वैसे ही हमने देखा कि किसी नंबर का क्या करना पड़ता है, हमें पहले गुणनखंड करना पड़ता है। और गुणनखंड करने के बाद जितने भी डिस्टिंक्ट अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कितनी बार है उन्हें काउंट कर लें तो वही हमारा होता है प्राइम फैक्टर का नंबर। तो यहां पर हम देखते हैं तो n को क्या किया गया है, n को देखिए क्या लिखा गया है, n इक्वल टू लिखा गया है P1 पे पावर x1, P2 पे पावर x2 और P3 पे पावर x3। इसका मतलब है कि n को क्या किया गया है, फैक्टर किया गया है, जिसके फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं P1, P2, P3 और उनके पावर क्या है x1, x2, x3। इसका मतलब अगर हम इन्हें ऐड कर दें, x1 + x2 + x3 कर दें तो यही क्या होगा, यही होगा n में जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं, जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी संख्याएं हो जाएंगी। तो ऑप्शन हमें पहले नंबर पर ऑप्शन पे दिया गया है x1 + x2 + x3 हमारा क्या होगा, n के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कोई डाउट किसी को? तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।